गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर इन्वायरमेंट के अंदर जैसा आपको टॉपिक वाइज बताया था इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है। नाउ द फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड एंड 10% लॉ, अब इन चीज़ों की टर्न है। फूड चेन, फूड वेब क्या है, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। क्या सिस्टम होता है इसका? फूड चेन बेसिकली क्या है? सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सीक्वेंस मतलब एक लाइन सी है, एक श्रेणी सी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं। दैट शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं अपने खाने के लिए लिविंग चेन की सिस्टम में। जैसे आप देखते हो ग्रास वगैरह, उससे ग्रास ऊपर खाना खाता है अपना। ग्रास ऊपर को आगे फ्रॉग खा जाता है, फ्रॉग को आगे स्नेक खा जाता है, स्नेक को आगे ईगल खा जाता है। यानी ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ये है फूड चेन, एक सीक्वेंस दी हुई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसे बोलते हैं हम फूड चेन। ठीक है, फूड चेन किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे ग्रास है, ग्रास को सीधा हिरन खा गया, हिरन को सीधा लायन खा गया, ये भी फूड चेन है। फूड चेन क्या है? इट शो सिंगल पाथ ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फूड। एक ही सिंगल रास्ता दिखाता है खाने के ट्रांसफ़र का। ठीक है, पोजीशन जो ऑर्गेनिजम्स की है वो फिक्स है। जैसे घास को ये नहीं खा सकता, घास को पहले ये खाएगा फिर ये खाएगा। स्नेक घास को नहीं खा सकता, फ्रॉग घास को नहीं खाएगा। यानी एक फिक्स पोजीशन के थ्रू ये सिस्टम चलता है। अब जब सेवरल सीक्वेंसेस आपस में रिलेट कर जाती हैं, यानी अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन, यानी ये फूड चेन अगर इंटरकनेक्ट हो जाएं, देन इन दिस इकोसिस्टम दे आर कॉल्ड फूड वेब। जैसे ग्रास है, अभी आपने देखा ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, फिर फ्रॉग ने खाया, फिर उसको स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया। या ग्रास को डियर ने खाया, डियर को सीधा लॉयन खा गया। इसको काऊ ने खाया, काऊ को क्रोकोडाइल ने खाया, क्रोकोडाइल को सीधा लायन खा गया। इसको स्क्विरल ने खाया, इसको स्नेक ने खाया। यानी ये आपस में एक दूसरे को खा पी रहे हैं, एक दूसरे की लाइन के अंदर क्रॉस कर रहे हैं। दैट मीन्स ये है फूड वेब, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन, आपस में जो इंटरकनेक्शन हो रहा है। इट शोज नंबर ऑफ पाथ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फूड। ये कई तरह के रास्ते दिखा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ फूड के। एंड द पोजीशन इज़ नॉट फिक्स, फिक्स पोजीशन भी नहीं है। ये फ्रॉग की पोजीशन यहाँ है, अब इसको स्नेक भी खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, यानी पोजीशन इनकी फिक्स नहीं है, यानी ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं फिक्स है नहीं पोजीशन, पाथ ट्रांसफरेबल ईजिली हो रहा है। फूड चेन में इसमें फूड वेब में कन्वर्जन हो गया और अच्छा खाना सभी को प्रोवाइड हो रहा है। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि जो फूड चेन आपने देखी उसको ये कहा जाता है कि ये 3 to 4 स्टेप्स की ही होनी चाहिए। जैसे आपने देखना 1 2 3 4 5 स्टेप्स, मे बी ईगल को आगे और भी कोई खा जाए, तो ये 6-7 स्टेप की फूड चेन हो तो सकती है पर कोई बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि जो एनर्जी एक्चुअल में ट्रांसफ़र होनी है वो लिमिटेड होती है। इसीलिए फूड चेन कैन नेवर बी अ 3 to 4 स्टेप्स मोर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो जैसे 10,000 जूल मान लो ग्रास के अंदर एनर्जी है। अब इस एनर्जी को जब ग्रास ऊपर यूज़ करेगा तो एक्चुअल में इसका सिर्फ 10% ही वो यूटिलाइज़ होगा, बाकी सारा 90% उसको खाने में, उसको दौड़ने में, उसको निगलने में, पचाने में, एक्सर्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो 90% तो वेस्ट होना ही होना है। यानी 10,000 जूल अगर इसके अंदर एनर्जी है, ग्रास ऊपर ने इसको खाया तो उसके पास सिर्फ 1000 जूल रहेगी। अब अगर फ्रॉग ने इसको खाया तो नेचुरल है 1000 का 90% 900 वेस्ट हो जाना है। सिर्फ 1000 से 100 जूल ही फ्रॉग तक पहुंचेगी। अब 4 स्टेप में स्नेक आ गया तो स्नेक को 100 का 10% यानी सिर्फ 10 जूल मिलेगी, जो कि बहुत कम है। आगे और कम होती जा रही है, आगे पॉइंटों में आ जाएगी। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि स्टेप्स अगर ज़्यादा हो जाए तो 3 to 4 स्टेप्स वाली अगर फूड चेन होगी तो सबको खाना अच्छा मिलेगा। यही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 10% लो? तो 10% लो यही है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होनी है। और ये चीज़ आप यहाँ शो करके दिखा भी सकते हो। दैट इज़ हाउ
10% एनर्जी इज ट्रांसफर। यहाँ दोबारा देख लो कि सनलाइट से जब ग्रास वगैरह ग्रीन वेजिटेबल्स चीज़ों को जब एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी उसके अंदर 1% ही सिर्फ सनलाइट का ये यूज़ करने वाले हैं और उसका 1% ही यूज़ होगा। अब ये जो एनर्जी उसकी यूज़ हुई है, अब उसके अंदर मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी थी, तो अब उसको अगर हिरन खा लेता है तो 900 जूल इसमें वेस्ट होनी है, यानी इसके पास सिर्फ 100 जूल रहेगी। लॉयन के लिए 10 जूल रहेगी। तो स्टेप 3 है, बढ़िया है, ये ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी। ठीक, अब सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं पिरामिड वाला सिस्टम क्या है। ये ट्रॉफिक लेवल में अभी आपने देखा कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, पीसी का मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे ग्रास ऊपर वगैरह। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे फ्रॉग वगैरह, देन टर्शरी कंज्यूमर जिसमें स्नेक वगैरह आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, इस पिरामिड को इस तरह समझो कि ये पिरामिड नैरो होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। पतला होने का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रोड्यूसर्स हैं यानी ग्रीनरी है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर थोड़े कम, फिर और कम, फिर और कम। ऐसा इसलिए भी होता है ताकि सबको बराबर बराबर खाना पीना प्रोवाइड करवाया जाए। अगर बीच में कोई सी भी चेन ब्रेक हो जाती है, जैसे मान लीजिए इसमें ही फ्रॉग दुनिया में से मान लो ख़त्म हो जाए, तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? स्नेक्स के लिए खाने को दिक्कत पड़ जाएगी, वो क्या खाए? फ्रॉग अगर नहीं रहे तो ग्रास ऊपर की तादाद दुनिया में इतनी बढ़ जाएगी कि वो परेशानी का सबब बन जाएगा। तो फूड चेन ब्रेक ना हो और एक सिस्टम से चले तो नॉर्मली इसी तरह से होती है। जैसे सबसे ऊपर फूड चेन के अंदर लॉयन रखा जाता है, और लॉयन क्यों होता है? क्योंकि ये डेंजरस है। 16-16, 18-18 घंटे तो ये सोता है, ये कुदरत का ही सिस्टम है। एक तो क्वांटिटी में कम, दूसरा इतनी गहरी नींद। कारण है कि अगर ये जिंदा रहा ये अगर जागता रहा तो सारे हिरण ही खा जाएगा, पेट ही भरता रहेगा ये अपना। जितना ज़्यादा ये खतरनाक है उतनी ज़्यादा आबादी को ये कम कर देगा, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। समझ आई बात? तो ट्रॉफिक लेवल में इस तरह से पिरामिड सिस्टम चलता है। अब आता है व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ये टर्म्स याद रखना। एक्यूमुलेशन क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी कि जो चीज़ें ख़त्म नहीं होती वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं धीरे धीरे एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल में धीरे धीरे वो रह जाती हैं। जैसे मान लो प्लांट है, प्लांट के ऊपर हमने पेस्टिसाइड्स केमिकल वगैरह डाले ताकि कीड़े ना लगे। अब प्लांट के ऊपर ये कीड़े ना लगें उसके लिए पेस्टिसाइड तो मैंने डाल दिए, अब ये प्लांट के ऊपर रह गए। अब ग्रास ऊपर है, इसको खाएगा, तो एक्चुअल में जब ये वो इसको खाएगा तो एक एक बूंद करके खाएगा तो उसके अंदर 10 गुना ज़्यादा केमिकल ऐड हो जाएगा। अब फ्रॉग खाएगा, वो एक ग्रास ऊपर से तो उसका पेट भरने वाला नहीं है, वो 2-3 खाएगा, यानी हर एक से 3 मान लो उसने ग्रास ऊपर को खाया, यानी 30 गुना इसके अंदर जहर ऐड हो गया। ये बायो एक्यूमुलेशन यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो ये पॉइजनस सब्सटेंस है, ये ऐड हो गया इसमें। अब फ्रॉग को स्नेक खाएगा, अब वो भी 3-4 अगर स्नेक खाएगा तो वो मल्टीप्लाई यानी 90 टाइम्स उसके अंदर जहर ऐड हो गया। इसको आगे ये खाएगा तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते आते जहर इकट्ठा होता जाता है। इसी तरह प्लांट हैं, प्लांट के अंदर से फ्रूट आएगा, फ्रूट के अंदर जड़ों से ही केमिकल जाएगा, वो केमिकल आगे जाएगा और वो आगे कोई ना कोई खाएगा, वो कोई ना कोई खाएगा। उसके बाद अगर इंसान उसको खाएगा तो इंसान के अंदर भी दैट मीन्स कई गुना वो केमिकल इकट्ठा होगा। तो एज ए ह्यूमन बीइंग विच इज़ ऑक्यूपाई द टॉप लेवल ऑफ एनी फूड चेन, इंसान ही सबसे ऊपर की फूड चेन को एक्वायर करता था। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन एयर आवर बॉडी। सबसे ज़्यादा ये जहर हमारी ही बॉडी में इकट्ठा होना है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये चीज़ क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ आ गया इसका मतलब? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कि टॉप लेवल हर फूड चेन का अधिकतर इंसान ही होगा, क्योंकि वो हर चीज़ खा जाता है, और सबसे ज़्यादा दैट मीन्स पॉइजन सब्सटेंस उसी की बॉडी में इकट्ठा रहने वाले। अब लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जैसा कि बोला था बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक भी साथ के साथ करते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन। पहले तो देख लो ओजोन क्या है। ओजोन एक O3 सिस्टम है।
क्या हुआ था, अर्थ जब बनी थी तो अर्थ के चारों जब ऑक्सीजन आया होगा तो सन से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो ऑक्सीजन को तोड़कर एटम में कन्वर्ट कर देती हैं। अब ये एटम ऑक्सीजन के साथ चिपक चिपक कर O3 बना देते थे और ये O3 एक्चुअल में ये ओजोन बन गई। ये जो डार्क किया हुआ मैंने सरफेस है अर्थ के ऊपर 16 से लेकर 55 किलोमीटर तक का जो रीजन है, ये वाला डार्क सा रीजन है, ये है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये हमारे लिए लाइफ है। कैसे? क्योंकि जो सन से बच्चों रेज आती हैं मेनली 3, यूवी रेज, IR रेज, इंफ्रारेड और विजिबल रेज। इंफ्रारेड और विजिबल ये तो हमारे काम की हैं, ये तो धरती पर आ जाती हैं इस ओजोन को क्रॉस करके। पर अल्ट्रावायलेट जो हमारे लिए कैंसर कॉजिंग प्रॉब्लम है उसको आने नहीं देती, उसको यहीं से डिफ्लेक्ट कर देती है, पीछे छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड है। अब हुआ क्या, कुछ टाइम से CFC गैसेस वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करनी शुरू हो गए, जो पेंट के बॉक्स में, डिओड्रेंट वगैरह के अंदर, AC, रेफ्रिजरेटर, परफ्यूम्स वगैरह के अंदर यूज़ होती थी। उसकी वजह से क्या हुआ, ओजोन के अंदर छेद होना शुरू हो गया। अब ये छेद धीरे धीरे बढ़ता गया तो 1990s के आसपास साइंटिस्टों ने देखा कि ये ज़्यादा हो रहा है, कारण पता चले तो हमने उसको रोकना शुरू किया। आज की डेट में हम इनकी गैसेस का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खबर आई है कि ये क्लोज़ होता जा रहा है। ये अंटार्कटिक के ऊपर बना था। ये भी अच्छी बात थी कि यूवी रेज एंटर तो कर रही थी पर वहाँ इंसान नहीं था, जानवर नहीं थे। अंटार्कटिक रीजन के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ थी तो हम बच गए। अगर ये खड्डा कहीं और हो जाए, ये होल अगर किसी और जगह हो जाए जहाँ इंसानी बस्तियाँ हैं, तो सीधा समझ लो चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यूवी रेडिएशन सीधा बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करेगी, कैंसर कॉज करेगी। समझ आई बात? तो ये डेप्लेशन है ओजोन लेयर का, इस वजह से होता है। मैनेज गार्बेज वगैरह को हम कैसे करते हैं, 2 तरह गार्बेज है मेनली, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उसमें प्लास्टिक वगैरह है तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि यूज़ कम से कम हो। जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो तो आसानी से डिकम्पोज हो ही जाते हैं, एनवायरनमेंट को ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो जो मैनेज करने का सिस्टम है, जैसे आपने देखा हो गीला कचरा, सूखा कचरा, हमारी गवर्नमेंट भी बार बार अब इसी चीज़ों को ध्यान देती है कि इसको अलग अलग करो, इसको अलग अलग करो। क्यों? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग रहेंगे तो पॉल्यूशन पर कंट्रोल रहेगा, यूज़ पर कंट्रोल। ठीक है बेटा, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। और बेसिकली आपका जो सितंबर एग्ज़ाम, सितंबर टर्म्स के लिए जो सिलेबस था वो यहीं तक का है। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट भी हम डालेंगे नहीं एग्ज़ाम के अंदर, इसके अलावा वाले चैप्टर डाल देंगे तीनों। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। ओके देन।